चलो ओके बच्चों, तो आपके स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहा है हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था हमारा चैप्टर टू द आइडिया ऑफ हेनरीज लॉ। याद है सबको? ये हेनरीज लॉ तक हमने कंप्लीट किया था। यस यस। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेंगे क्या क्या हमने कवर किया था लास्ट टाइम, उसको रिवाइज कर लेंगे। पहली बात हमने देखी थी कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। दूसरी बात कि उसके अंदर दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सोल्यूट माइनर होता है, सॉल्वेंट मेजर होता है। मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की याद करने के लिए क्या बोली थी कि सॉल्वेंट को आप नंबर 1 बोलेंगे, सोल्यूट को आप नंबर 2 से डिनोट करें। ये याद है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। बाद में हमने डेफिनेशंस वगैरह सारे देख लिए थे, सॉल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स वगैरह वगैरह। सॉल्युबिलिटी कि कोई एक गैस जब डिसॉल्व करते हो आप लिक्विड के अंदर, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमने सोडा वाटर ऑलरेडी देखा हुआ है, लास्ट टाइम भी इसके बारे में डिटेल में बात की। जब कोई गैस को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो उस गैस के प्रेशर पे ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वो कितना डिसॉल्व होगी, और इस लॉ को हमने हेनरीज लॉ बोला। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड एस इज इक्वल टू के। के को हम लोगों ने के एच लिखा था, जिसको हम लोगों ने हेनरीज कांस्टेंट बोला था, राइट। यहां तक हमारा बात सब कुछ क्लियर था। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर का। आपको याद होगा तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर इसके पहले हमने किया, उसमें लास्ट में वेपर प्रेशर का एक छोटा सा पैराग्राफ है। तब मैंने कहा भी था कि आपको मैं ये क्लास 12 में डिटेल में समझाऊंगा कि वेपर प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है, उसके क्या रूल्स हैं, किस तरह से लॉज हैं वगैरह, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, मेन पूरा फोकस आज के लेक्चर का रहेगा वेपर प्रेशर को समझने में, पहली बात। दूसरा, हाउ वेपर प्रेशर वेरीज व्हेन यू ऐड अ पर्टिकुलर सोल्यूट टू अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एग्जांपल लेकर हम लोग शुरुआत करें। समझना बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से समझा। मेरे पास समझो एक सर्टेन फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर है, सपोज 1 लीटर पानी है, एंड दैट इज प्योर वाटर, इट इज प्योर सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। उसमें कोई भी तरह का कोई मॉलिक्यूल, कोई सॉल्ट, कुछ भी डिसॉल्व्ड सब्सटेंस नहीं है, जैसे आप डिस्टिल्ड वाटर जिसको आप बोलते हो, करेक्ट। तो ऐसा समझो मेरे पास 1 लीटर पानी है, मैं उसको बॉईल करना चाहता हूँ। तो वो पानी कौन से टेम्परेचर पे बॉईल होगा बताओ? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, करेक्ट। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, सही बात है। अब वो पानी जब बॉईल होगा तो उसके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अब वेपर फेज में जा रहे हैं। उस पानी के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो रहे हैं, वो धीरे धीरे वेपर फेज में जा रहे हैं, करेक्ट है, ये बात भी सही है ना। While this transition from liquid to vapor is happening, अच्छा by the way, this liquid to vapor change is physical change और chemical change? liquid to vapor बनना physical change है कि chemical change? obviously physical है, physical change है। सिर्फ गैस, लिक्विड से गैस बन गया, वो H2O तो H2O ही रहा ना, केमिकली उसमें क्या फर्क आया? कुछ नहीं आया, फिजिकल से केमिकल हो गया, सॉरी लिक्विड से गैस हो गया, ठीक है। तो जब ये चेंज हुआ तो लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स अब वेपर के मॉलिक्यूल्स बनने लगे। तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब आधे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो चुके। लॉजिकल बात है। समझो आपको मैं बोलूं, आप 100 मॉलिक्यूल लेके गए थे पानी के और आपने उसको टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, 100 डिग्रीज पे पहुंचा, तो अब 100 में से एक मॉलिक्यूल हवा गैस बन गया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल गैस बन गया। तो ऐसा एक टाइम तो आएगा ना जब 50 मॉलिक्यूल यहाँ पर अभी भी लिक्विड है और 50 गैस बन चुके हैं, हाँ कि ना? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप इमेजिन कर सकते हो बच्चों? तो क्या मैं इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलूं? बिकॉज इक्वल है ना, हाफ हाफ हो गया, तो मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलूंगा इसको। और ये जो इक्विलिब्रियम है ये किन दो चीजों के बीच में? ये वेपर और लिक्विड फेज के बीच में है। आप बोलोगे हाँ, ये तो काफी एकदम लॉजिकल लग रहा है कि भाई ये तो वेपर और लिक्विड के बीच में क्या बन गया, इक्विलिब्रियम बन गया बस। तो देयर इज अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स A1 एंड A2। अब मैं प्योर वाटर की जगह पे एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ, A1 और A2 दो अलग अलग लिक्विड लिए, जैसे कि आप मान लो वाटर और अल्कोहल।
हमारा फेवरेट दारू। A1 में से मेरे पास वाटर है और A2 मेरे पास अल्कोहल। क्या ये दोनों ही अपने अपने लेवल पे वॉलेटाइल है? मतलब ये बिना हीट किए अपने आप इवेपोरेट हो सकते हैं? वॉलेटाइल का मतलब तो आपको मैं बता चुका हूँ, राइट? तो ये वॉलेटाइल तो है, बरोबर है, ठीक है। यानी कि हीटिंग नहीं भी किया, इस मिक्सचर को ऐसे ही रहने दिया, तो भी थोड़े थोड़े करके कुछ मॉलिक्यूल्स वेपराइज होते रहेंगे। तो इसको क्लोज कंटेनर में रखा और इसके वेपर फॉर्म जाकर क्लोज कंटेनर के लीड पे, ढक्कन पे ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको मैं एक डायग्रामेटिक आपको तरीके से समझाता हूं। समझो कि यहां पर मैंने ये लिक्विड ले लिया। ये येलो कलर का आपको यहाँ पर लिक्विड दिख रहा है, ये कंटेनर है, इसमें मैंने लिक्विड ले लिया, येलो कलर का आपको दिख रहा है। और मैं बोलता हूं कि इसके मॉलिक्यूल्स वेपर बन के उड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? वेपर बन के इसके मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, गैस बन के ऊपर जा रहे हैं, विदाउट हीटिंग ऑल्सो। हीटिंग करेंगे तो जल्दी जल्दी जाएंगे, नहीं भी हीट किया तो भी इवेपोरेट तो हो ही रहा है बॉस। आप समझ रहे हो बात को सब लोग, है ना? तो यहां पर समझने की ये जरूरत है कि ये जो अगर क्लोज कंटेनर में बना देते हैं, अगर मतलब इसके ऊपर मैंने एक ढक्कन रख दिया ऐसे क्लोज कंटेनर करके, तो ये वेपर के मॉलिक्यूल्स एस्केप तो नहीं कर पाएंगे ना? सोचो आप लॉजिकली, एस्केप कर पाएंगे क्या? बाहर जा पाएंगे क्या? नहीं नहीं। तो ये क्या करेंगे? ये वापस कंडेंस होने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? ये वापस कंडेंस होने की कोशिश करेंगे। अब ये जो ब्लू कलर की लाइन मैं आपके लिए यहां पर मार्क कर रहा हूं, कैन आई से दिस ब्लू कलर की लाइन रिप्रेजेंट्स सरफेस ऑफ द लिक्विड? यस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये जो रेड कलर के छोटे छोटे गोले मैंने मार्क किए, ये क्या है? ये गैसियस फेज के मॉलिक्यूल्स हैं। यस और नो बच्चों? करेक्ट है ना? गैसियस फेज के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वो आने के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ कब हो रहा है? ये एट इक्विलिब्रियम हो रहा है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये सारा जो फंडा दिखता है, ये एट इक्विलिब्रियम अगर आप चेक करोगे तो गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि लिक्विड ज्यादा स्टेबल है ना, गैस को एनर्जी ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं वगैरह, तो वो चाहते हैं कि वो लिक्विड बन जाए दोबारा, या एटलीस्ट ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में रहें, तो वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आपको तीन टर्म्स दिख रहे हैं, यही तीनों टर्म्स आप मिला दो तो आपका डेफिनेशन बन जाता है। द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड और द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स on the surface of the liquid at equilibrium is called vapor pressure। समझ में आया? क्या बोला मैंने? समझ में आया बच्चों? ठीक है। जो गैसियस फेज के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड के सरफेस, लिक्विड की सतह पर, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं लिक्विड को अपन? तरल पदार्थ। तरल की सतह पर यानी कि लिक्विड के सरफेस पर जब वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पर, तब उस फोर्स को और उस प्रेशर को, फोर्स नहीं मतलब पर यूनिट एरिया मानेंगे हम लोग, तो उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। तो अब आपको ये थोड़ा सा जो थियोरेटिकल पार्ट है वो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा बच्चों, कि एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाया था। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है ये लास्ट टाइम ऑलरेडी समझा दिया था। जब दो कंपोनेंट है तो दे बाइनरी A1 and A2, दे आर प्लेस्ड इन अ क्लोज कंटेनर, लिक्विड्स विल वेपराइज। आई होप आप सब लोग पेन, पेंसिल, हाइलाइटर लेकर बैठे हो, मार्किंग कर रहे हो बच्चों। एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द वेपर एंड द लिक्विड फेजेस। इवेंचुअली क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम बनेगा जहां पे आधे लिक्विड, आधे वेपर बन चुके हैं, आधे अभी भी लिक्विड है। बोथ द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन वेपर फेज।
दोनों A1 और A2 दोनों के मॉलिक्यूल वेपराइज हुए ना। अब इस डायग्राम में समझो मैं ऐसा बोलता कि एक मिक्सचर ऑफ लिक्विड है, येलो वाला भी है ग्रीन वाला भी है, और दोनों के वेपर हैं। पानी का भी वेपर है, अल्कोहल का भी वेपर है, ऐसा मान लो आप। तो दोनों के वेपर है बॉस, है ना। तो बोथ आर एग्जिस्टिंग इन वेपर फेज। तो जब इनके वेपर फेज के मॉलिक्यूल्स, जो गैसियस फेज के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब सवाल यहां पर ये आता है कि जब प्योर वाटर था, मैंने शुरुआत एग्जांपल की किससे की थी, प्योर वाटर से की थी। प्योर वाटर था तो एक ही टाइप का मॉलिक्यूल था, उसका अकेले का वेपर फेज था और उसका अकेले का वेपर प्रेशर था, करेक्ट ना बच्चों। पर सॉल्यूशन में गड़बड़ कहाँ होती है, बिकॉज मोर देन वन कंपोनेंट है, तो जो वेपर प्रेशर है वो भी दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, यानी कि दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है वेपर प्रेशर को। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमने क्या पढ़ा था, जरा बताओ, याद करो। हमने क्या बोला था, वेपर प्रेशर अगर टोटल लेना है मेरे को दोनों कंपोनेंट का, तो विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स। बोलो हाँ कि ना। डाल्टन्स लॉ में हमने पढ़ा था बच्चों, है ना। तो बस यहाँ पर भी वही फंडा लगाना है। आप सोचो कि मेरे को अगर टोटल वेपर प्रेशर देखना है, अब आप बोलोगे सर ये क्या किया आपने, स्मॉल पी। नॉर्मली हम लोग प्रेशर को पी, कैपिटल पी बोलते हैं, वेपर प्रेशर को स्मॉल पी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। तो हम लोग अच्छा, तो बच्चों एक चीज की मैं आपको क्लैरिटी अभी दे दूं इसी स्टेज पे, ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। कैपिटल पी हम लोग प्रेशर बोलते हैं, यानी कि ये प्रेशर ऑफ गैस होती है। ठीक है, हम लोगों ने पीवी इक्वल टू एनआरटी वगैरह में प्रेशर लिखा था ना। गैस का प्रेशर बता रहा हूं तो कैपिटल पी बोलूंगा। स्मॉल पी अगर मैं बोलता हूं तो ये वेपर प्रेशर है। ये जरा समझ लेना, इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना। और पाई अगर मैं बोलता हूं तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। कैपिटल पी नॉर्मली प्रेशर, स्मॉल पी वेपर प्रेशर, पाई जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर। ये छोटी छोटी ऐसी चीजें जो आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी टेक्स्ट बुक में, बट ये इवेंचुअली अलोंग द वे ये आपको समझ लेनी होती है, ऐसा है। बट मैं पहले क्लियर कर दूं तो आगे आपको कोई स्कोप ऑफ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले क्लियर कर। तो जब मैंने कहा कि वेपर प्रेशर की बात हो रही, तो आप मुझे बताओ स्मॉल पी टोटल विल बी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। आप बोलोगे हाँ सही बात है, दो अलग अलग कंपोनेंट लेकर हमने सॉल्यूशन बनाया था। A1 मतलब दो कंपोनेंट, दो वॉलेटाइल लिक्विड लेकर बनाया था। तो जैसे कि अगर वाटर और अल्कोहल है तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, वाटर और अल्कोहल के सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर एक्चुअली विल बी H2O का वेपर प्रेशर प्लस अल्कोहल का वेपर प्रेशर। इस तरह से बोल सकता हूं ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहां तक तो ये क्लियर हुआ कि अच्छा, यहां पर हमने डाल्टन्स लॉ भी लगा दिया कि एक्चुअल जो टोटल प्रेशर है वो सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स होगा। वेपर प्रेशर क्या है ये भी समझ लिया। अब सवाल ये है कि सर हमको अगर टोटल जानना है तो हमको ये दोनों चीजों की वैल्यू जाननी पड़ेगी। ये सवाल समझ में आया आपको क्या बोला मैं। अगर मुझे, हम यहां पर क्या स्टडी कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन स्टडी कर रहे हैं, करेक्ट। मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जानना है, करेक्ट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी टोटल होगा, क्योंकि उसमें दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। तो दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर अगर मैं आपको बता सकूं तो आप ऐड करके मेरे को टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बता पाओगे। यहां तक क्लियर हुआ, बोलो हाँ की। बहुत सिंपल जा रहे हैं, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल सरल हिंदी में जा रहे हैं, है ना। दोनों कंपोनेंट का मेरे को अगर इंडिविजुअल वेपर प्रेशर मिल जाए तो मैं आसानी से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बता सकता हूं। क्लियर। अब नेक्स्ट सवाल ये कि अच्छा, तो एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए यहां पर वेपर प्रेशर को गवर्न करने वाला एक लॉ है, एक रूल है, जिसका नाम है राउल्स रूल। कि अगर एक सिंगल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मुझे जानने की
उत्सुकता है या आई वांट टू फाइंड आउट, पता नहीं हिंदी ज्यादा क्यों नहीं कर रही, सॉरी, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, then I will apply Raoult's law. What does this Raoult's law state? Please try and understand. Please try and understand what does Raoult's law state. So, ये जो Raoult's law है बच्चों, ये क्या बताता है? ये बोलता है that the partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction in the solution. स्टेटमेंट फ्रैंकली बोलूं पहली बार पढ़ोगे तो बाउंस आ जाएगा। अब मैं समझाऊंगा टर्म्स लेकर साथ में तो समझ में। ये जो है ये सीधा स्टेट एंड एक्सप्लेन के हिसाब से ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स में। आपके थियरी पेपर के हिसाब से वेरी पॉपुलर क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन, ये ऐसा क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए, और इसके डेरिवेशन भी आते हैं, वो अलग से 2 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, तो दोनों को समझेंगे हम लोग। पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए स्टेटमेंट समझ लेते। वो बोल रहा है कि किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना। पहली लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो, क्या करना है? partial vapor pressure of any one volatile component। यहां तक क्लियर? एक volatile component का partial vapor pressure निकालने के लिए काम है। कैसे निकाला? उसी का प्योर फॉर्म ले लो, उसी कंपोनेंट का प्योर फॉर्म ले लो और उसको उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो। उसी कंपोनेंट का क्या ले लोगे आप? प्योर फॉर्म ले लोगे और उसको उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मिलेगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। टर्म्स टू अंडरस्टैंड फॉर राउल्ट्स लॉ एप्लीकेशन। राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए आपको पहले क्या टर्म्स समझने की जरूरत है, और उसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है मोल फ्रैक्शन। ये तो आपको ऑलरेडी पता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन। अगर नहीं पता तो रिवाइज करते हैं। क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है? ये तो मैंने पढ़ाया है ना आपको। नंबर ऑफ मोल्स तो सबको आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? n, है ना बच्चों? कैसे निकालते हो बताओ? गिवन मास अपॉन, ये तो रटा हुआ है आपको सबको, है कि नहीं? गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो रटा हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन जो है आपका वो गिवन मास अपॉन मोलार मास है बच्चों। ठीक है, अब फंडा क्या है? मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलार मास है। मोल फ्रैक्शन क्या है ऑफ अ गिवन कंपोनेंट? किसी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालते थे अपन? N1 अपॉन N1 प्लस N2। इसका मतलब क्या था कि किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा ये बताओ N1 का मतलब क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था 1 and 2 स्टैंड फॉर व्हाट? 1 स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट and 2 स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं इस तरह से, ध्यान से देखना भी, क्या मैं ये बोल सकता हूं मोल फ्रैक्शन अगर मुझे समझना है तो मैं
सॉल्वेंट का भी समझ सकता हूं और सोल्यूट का भी समझ सकता हूं। क्लियर? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x1, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन x2। मोल फ्रैक्शन का टर्म x में लिखा जाता है, स्मॉल x सिंबल है उसका। तो x1 सॉल्वेंट का हो गया, x2 सोल्यूट का हो गया। x1 का फॉर्मूला क्या होगा? n1 अपॉन टोटल। टोटल कितने? n1 प्लस n2। सॉल्यूशन में दो ही तो कंपोनेंट है। आप बोलोगे हाँ सही है। और ये क्या रहेगा बच्चों? n2 अपॉन n1 प्लस n2। यहां तक क्लियर है क्या? फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स से निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा भाई इतने ग्राम सोल्यूट को इतने ग्राम सॉल्वेंट में डाला, तो हमको मोल्स मिल जाएंगे, हमको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। x1 x2। इंटरेस्टिंग चीज अबाउट x1 एंड x2, ये आप लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया। मैथ्स क्या बोलता है? x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। वाई इज x1 प्लस x2 इक्वल टू 1? चेक करके देख लो जरा मैथ्स के हिसाब से। x1 प्लस x2 मेरे को लिखना है, तो दिस पार्ट प्लस दिस, है ना? सही बात है ना? और ये क्या बन गया? n1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2। सही तो है। तो टोटल बन गया 1। बरोबर है बच्चों? तो ये हम लोगों को मोल फ्रैक्शन समझ में आया कि मोल फ्रैक्शन क्या है एक्चुअली। कोई भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना था। अच्छा x3 बोलता तो क्या बोलते आप? चलो सोचो, x3 बोलता तो क्या बोलते? x3 वुड बी इक्वल टू n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। सीधी बात है। बट दैट वुड बी फॉर थ्री कंपोनेंट्स वाला सॉल्यूशन। अपने सिलेबस में तो बाइनरी है, मतलब दो, बस खत्म, x1 x2 खत्म। तो टू अंडरस्टैंड राउल्स लॉ फर्स्ट वी अंडरस्टूड मोल फ्रैक्शन। ये क्लियर हो? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो। सो सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, x1 है, x2 है, उनके मोल फ्रैक्शन, ये क्लियर हो गया। सेकेंड टर्म दैट वी नीडेड टू अंडरस्टैंड, और वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट, इज मोल फ्रैक्शन, इज वेपर प्रेशर। बोलोगे हाँ यार वेपर प्रेशर तो समझ में आ गया। क्या था वो वेपर प्रेशर? वही था ना, ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम वगैरह। समझ में आ गया वेपर प्रेशर। कैसे बताया था? स्मॉल p बताया था। अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है, बहुत इंटरेस्टिंग समझ में। वेपर प्रेशर में इजी चीज ये है, इजी चीज क्या मालूम है? कि सर वेपर प्रेशर भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, एक को P1 बोलना, एक को P2 बोलना। P1 हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ, बताओ, सॉल्वेंट, और P2 हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। हाँ सर हमको ये भी पता चल गया, हमको ये तो आता है। पर एक चीज जो आपको नहीं पता है वो ये है कि अगर मैं P1 को सॉल्वेंट बोलता हूं तो P1 नॉट को मैं प्योर सॉल्वेंट बोलता हूं। ये जो नॉट है ना, नॉट जीरो है ना, जीरो, ये बताता है प्योर। अब प्योर मतलब क्या? प्योर का मतलब यहां पर केमिस्ट्री के टर्म्स में क्या प्योर का मतलब? हम उसकी क्या मतलब उसकी अच्छाई, उसकी प्योरिटी टेस्ट कर रहे? नहीं भाई, हम ये बोल रहे हैं कि हम उसके अंदर नो सोल्यूट इज देयर, कोई भी सोल्यूट नहीं है, सिर्फ पूरा का पूरा सॉल्वेंट ही है, उसको बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट। जैसे कि ये उबला हुआ पानी मैं पी रहा हूं गर्मा गर्म, तो प्योर सॉल्वेंट। सही है? तो P1 P2 तो आपको अभी रट गया है। अच्छा हाँ सर P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, P2 वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट है, तो रटा हुआ हमको पता ही है। पर P1 नॉट जब लिखा है तो वो प्योर सॉल्वेंट है।
क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही बच्चों? ठीक है, तो आपको ये टर्म्स समझ में आ गया, x1 x2 समझ में आ गया, p1 p2 समझ में आ गया, p1 नॉट समझ में आ गया, ये टर्म समझ में आ गए। तो अब राउल्ट्स लॉ आपको एकदम इजी लगेगा। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? राउल्ट्स लॉ बोलता है कि p1 इज इक्वल टू p1 नॉट इंटू x1, ये बोलता है राउल्ट्स लॉ। समझो बात। ये भी समझो, राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट देखेंगे और फिर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से देखो। P1 क्या था आप बोलो? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट था, है ना। P1 नॉट क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट था। X1 क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट था। यहां तक ठीक है ना सबको? ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? क्लियर है ना? अब हम लोग स्टेटमेंट देखें। अब हमारी स्टेटमेंट देखो, अब फिर से देखो स्टेटमेंट अब कितनी सही लगेगी। वो बोलता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट। किस कंपोनेंट की बात करें हम लोग? सॉल्वेंट की बात करें। उसका P1 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट, क्या? P1 नॉट, समझे ना, मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। क्या ये क्लियर हुआ मुझे? बढ़िया। तो आप मुझे बताओ P2 की वैल्यू क्या आएगी? चलो बताओ। P2 नॉट x2। P3 होता तो P3 वुड बी P3 नॉट x3। कितना सही है। मतलब उसी का जो ओरिजिनल कंपोनेंट है उसकी प्योर में जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए, वो या तो क्वेश्चन में दी होगी, बस उसका मोल फ्रैक्शन निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, आपको उसका वेपर प्रेशर। ये राउल्ट्स लॉ। तो अगर आप उसको सिर्फ रटने जाओगे तो गड़बड़ है। आप क्या करो कि यहाँ पर ये फॉर्मूला ऐसे लिख दो, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, और इसको प्यारा सा एक ऐसा अच्छा सा बॉक्स लगा दो जरा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये करना है इम्पोर्टेंट। चलो लिख लो जरा। तो ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट पूरी रटने से अच्छा ये छोटा सा एक इक्वेशन याद रखो और इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो। टर्म्स तो आपको समझ ही आ गए। चलो लिख लो फटाफट। मार्क कर लिया, लिख लिया सबने? अच्छा, एक जो रिलेशन मैंने आपको ये एस्टैब्लिश करके दिया ना, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 वाला, वो भूलना नहीं है, ये आगे बहुत काम होगा। ठीक है, अब ये बताना मुझे, हमने गैस लॉज बताए थे स्टेट्स ऑफ मैटर में। आइडियल गैस किसको बोला था बताओ? याद करो। जो सारे गैस लॉज को फॉलो करे उसको आइडियल गैस बोला था। यस बच्चों, है ना? तो ठीक उसी तरह यहां पर जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे उसको हम आइडियल सॉल्यूशन करते हैं। अरे वाह, ये सही है सर। ये बहुत, जब कोरिलेटेड चीजें होती है ना तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। अच्छा, जो गैस लॉज को फॉलो करती है आइडियल गैस, तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हो आइडियल सॉल्यूशन। क्या मस्त मजेदार चीज, इजी, है ना? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है आइडियल सॉल्यूशन। ये ग्राफ जो यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ, ये बड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, नो डाउट। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको आपके लिए, डोंट वरी। पहले जरा ये देख लो, राउल्ट्स लॉ का आपने मार्किंग कर लिया, ये लिख लिया x1 इज 1 माइनस x2। ये हम लोग हमेशा आगे यूज करेंगे, तो ये चीज़ को मार्क करके रख लेना। आगे हम लोग डेरिवेशंस में बहुत सारा इसका यूज करने वाले हैं और क्वेश्चंस में भी बहुत सारा यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन।
ये जो ग्राफ है इसके ऊपर मैं आऊंगा, पहले आइडियल सॉल्यूशन समझा दूं फिर ग्राफ पे आऊंगा, क्योंकि वो डिविएशन भी समझेगा। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? They obey Raoult's law over entire range of concentration. याद है वहां पे आइडियल गैसेस में हमने कैसे डिफाइन किया था? They obey gas laws over a various range of temperature and pressure. ऐसा बोला था कि टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी हो जाए आइडियल होना नहीं छोड़ेगा। वैसे यहाँ पर ये कोई भी कॉन्सेंट्रेशन आ जाए सोल्यूट की, राउल्ट्स लॉ फॉलो करना नहीं छोड़ेगा, उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना बच्चों? ये 1 मार्क का सिंपल ये बोलते हैं ना सिंगल 1 सेंटेंस आंसर वाला क्वेश्चन आता है, तो ये भी मार्क करके ऐसे लिख देना भाई। मुझे ये चाहिए कि आपकी मार्किंग इतनी पक्की हो जाए पढ़ते वक्त कि आपको सिर्फ ग्लांस करना है, देख लेना, अच्छा ये लर्न कर लो, ये अभी अभी लर्न करके याद करके खत्म करो, आपकी उतनी पक्की तैयारी होनी चाहिए। तो मार्किंग वैसी करो बच्चों, हर एक चीज को मार्क करो, उसके बाजू में लिखो कि ये शॉर्ट नोट आता है, इसमें ये कन्वर्जन आता है, इसमें डेरिवेशन आता है, इतने मार्क के लिए आता है, ऐसे करो, ठीक है? चलो, तो आपने देखा आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है ओवर एनी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज ट्रू। सेकंड, जिसमें से हीट इवॉल्व या अब्सॉर्ब्ड नहीं होते। आइडियल सॉल्यूशन वो बोलते हैं यानी कि दो कंपोनेंट्स को मिलाने पर ना ही हीट बनी ना ही हीट अब्सॉर्ब हुई, यानी एंथैल्पी। आपको ये वर्ड मैंने बताया हुआ है, मैं एनर्जी की जगह एंथैल्पी ये शब्द यूज करता हूँ, है ना? ये मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाते वक्त भी बताया था। यस, ये याद होगा आई होप सो सभी बच्चों को। थर्मोडायनेमिक्स में इसको हम लोग और डिटेल में करने वाले हैं। यानी कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0। क्या है बच्चों? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0। एंथैल्पी का सिंबल है कैपिटल H। ये थर्मोडायनेमिक्स है। I hope I am clearly audible and visible and everything is properly being marked. Yes? Sure. There is no volume change. ना हीट बदली ना वॉल्यूम बदला, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज ऑल्सो 0। हाँ बोलोगे, हाँ सही बात है। बाकी वो पूरे पैराग्राफ को मार्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन इंपॉर्टेंट चीजें ही हम मार्क करें, ठीक है? वॉल्यूम चेंज 0 है। तो अब ध्यान से सुनना, अगर वॉल्यूम चेंज 0 है तो मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम्स। इसका कहने का मतलब क्या है, जरा प्रैक्टिकल बात भाषा में समझते हैं। अब ये घर पे ट्राई करके देखना। आप थोड़ा दूध लो जो लिक्विड है, आप पानी लो जो लिक्विड है, मिलाओ। एक अगर आपके पास कोई मेजरिंग सिलेंडर हो घर पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो अप्रोक्सीमेट जो छोटा कप होता है, आपको पता है कि अच्छा ये 100 ml का कप है, मैंने आधा कप दूध लिया, आधा कप पानी लिया, 50-50 ml मैंने मिलाया दोनों को अच्छे से, पूरा यूनिफॉर्मली होमोजेनियस मिक्सचर किया, और फिर उसको दूसरे कप में ट्रांसफर करूँ ना, तो वो 100 ml से थोड़ा कम मिलेगा, यानी कि सम वॉल्यूम का लॉस होता है, थोड़े से वॉल्यूम का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि मिल्क एंड वाटर इज नॉट आइडियल सॉल्यूशन। बात समझा मैंने क्या? लेकिन जब मैं दो आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को मिलाऊंगा बच्चों, तब V1 प्लस V2, हंसना नहीं है, तो आई थिंक या ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर? यस, सॉरी फॉर द ग्लिच। देखें बच्चों, आवाज वगैरह सबको क्लियर आ रही है, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग का मैंने एग्जांपल आपको दिया, जैसे कि अगर आप समझो मिल्क और वाटर मिक्स करने जाते हो, समझो आप 50-50 ml पानी ले लो और दूध ले लो और आप मिक्स करो, तो आपको जो एक्चुअल वॉल्यूम मिलेगी ना, वो पूरी 100 ml नहीं मिलेगी, थोड़ा सा वॉल्यूम का लॉस होगा। तो जो आपको ऐसा एक्सपेक्टेड है भाई मैंने 50 ml पानी लिया, 50 ml दूध लिया, मिक्सचर 100 ml होना चाहिए, नहीं, वो 100 से कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मतलब कि या तो वॉल्यूम कम या ज्यादा होती है। पर आइडियल सॉल्यूशन वो माना जाता है जहां पर दोनों कंपोनेंट्स की जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है ना, V1 प्लस V2, वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन की बनती है, यानी कि वॉल्यूम का लॉस कहीं भी नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम का चेंज कहीं भी नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ ये? ओके।
और ये फोर्थ वाला पॉइंट बकवास है, इसको छोड़ दो। वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, सपोज पहले वाले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर 20 mmHg था, दूसरे वाले का 15 mmHg था, तो जो सॉल्यूशन बना, मिक्सचर बना, उसका 15 और 20 के बीच में ही रहेगा, 15 से कम नहीं हो सकता, 20 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? यस बच्चों। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बेंजीन प्लस टोलुइन का जो ये सॉल्यूशन है, ये नियरली आइडियल है। ध्यान से देख लो, दिस इज एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन बच्चों, इसको बहुत अच्छे से मार्क कर लिया। एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, बेंजीन प्लस टोलुइन का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? आप लोगों को बेंजीन पता है, C6H6। टोलुइन सबको मालूम है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है टोलुइन में? बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है अपन ने टोलुइन में? सबको पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। बेंजीन इज टोलुइन इज बेंजीन प्लस CH3। बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा। तो हम बात कर रहे थे कि बेंजीन प्लस टोलुइन ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। बेंजीन क्या आपको पता है ऑब्वियसली, टोलुइन क्या है? बेंजीन रिंग में क्या लगा होता है? टोलुइन में, बेंजीन रिंग में क्या लगा होता है? मिथाइल ग्रुप लगा होता है। ऐसे और भी एग्जांपल है, जैसे एनहेक्सेन, आइसोहेक्सेन भी एग्जांपल हो सकता है। ऐसे और भी एक दो एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, पर आप बेंजीन टोलुइन इतना याद रखो, मोर देन। तो आइडियल सॉल्यूशन उसको हमने मान लिया जिसने राउल्ट्स लॉ को फॉलो किया। क्लियर? अब सवाल ये है कि जो वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ डिफाइन कर रहा है, दैट इट इज डिफाइनिंग फॉर अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला? वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। करेक्ट? अब सॉल्यूशन में तो दो कंपोनेंट्स थे, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों थे, तो उनका मोल फ्रैक्शन अगर मैं चेंज करते रहूं तो वेपर फेज में और वेपर प्रेशर में क्या फर्क आएगा, ये देखना है ध्यान से। ओके, ये समझना है, और ये जो ग्राफ है ये समझाता है कि कैसे डिफरेंस आपको समझ में आएगा। देखना, फोकस ऑन द ग्राफ, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग। पहली बात, ये किन दो चीजों का ग्राफ है? ये वेपर प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन का ग्राफ। क्या ये आप लोग देख सकते हैं? एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन प्लॉटेड है, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर प्लॉटेड है। क्या ये क्लियर है बच्चों? शुरुआत में उसने बोला कि x1 is 1 and x2 is 0। अब इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? x1 is 1 and x2 is 0 मतलब क्या? कोई बता सकता है? x1 is 1 मतलब कि मोल फ्रैक्शन पूरा का पूरा अकेले सॉल्वेंट का, यानी एक ही कंपोनेंट का था। क्लियर ना? मतलब दूसरा कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था बच्चों, है कि नहीं? दूसरा कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, पहला वाला कंपोनेंट ही पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन लिया, क्योंकि दोनों का जो सम है वो क्या है? 1 है ना। x1 प्लस x2 इज 1, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सपोज मैं ऐसा कहता हूं कि भाई x1 ही 1 है तो x2 ऑटोमेटिकली 0 हो गया, यस और नो? सपोज अब x1 मेरा 0.99 हुआ तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है कि नहीं? है ना? तो पहले सिनारियो में उन्होंने आपको पहले सिनारियो में ये बोला, देखना, पहले सिनारियो में बोला कि भाई x1 1 है और x2 0 है। जब x1 1 है तो ये प्योर हो गया, और प्योर के लिए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्योर के लिए वेपर प्रेशर P1 नॉट होता है। सही बात है, प्योर के लिए वेपर प्रेशर
P1 नॉट होता है, सही बात है। अच्छा, जब मैं उसमें सोल्यूट डालना शुरू करूं तो x1 की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी और x2 की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये बात भी सेंसिबल है। सपोज एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 0.8 हुआ तो ये पॉइंट, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं, मैंने चार्ट फॉर्म में लिख देते हैं और आसान हो जाएगा। x1 और x2, अगर ये 1 है तो ये 0 है, ये 0.99 है तो ये 0.01 है। सपोज ये 0.8 हो गया तो ये 0.2 हो जाएगा, हाँ कि नहीं बच्चों? एक टाइम आएगा जब ये 0.5 होने वाला है, ये भी 0.5 होने वाला है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 0.1 और ये 0.9 हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 0 और ये 1 हो जाएगा। करेक्ट है ना? क्या आप ये लॉजिकली सीक्वेंस को समझ पा रहे हैं? x1 धीरे धीरे कम हो रहा है, x2 धीरे धीरे बढ़ रहा है बच्चों। क्लियर है ना? तो यहां पर उसने बोला कि भाई तुमने x1 को 1 से लेके 0 तक लेके गए और उल्टा x2 को 0 से लेके 1 तक लेके आए। हाँ, हमने प्रूव कर दिया ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने प्योर सॉल्वेंट, मैंने प्योर वाटर लिया, उसमें मैंने पहले थोड़ा सा सॉल्ट डाला तो सोल्यूट कम सॉल्वेंट ज़्यादा, फिर मैं सोल्यूट डालते गया डालते गया डालते गया डालते गया, एक टाइम के बाद सिर्फ सोल्यूट ही बचा, सॉल्वेंट बचा ही नहीं, ऐसा कर दिया। तो पूरा का पूरा x2 जो है, मतलब पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन सोल्यूट ने ले लिया, ऐसा फर्क है। अब यहां पर आता है कैच। ये P1 नॉट जो शुरुआत में था, ये किसका था? ये प्योर सॉल्वेंट का था। ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। अग्रीड? सीधी बात है, क्योंकि प्योर कंपोनेंट का जो भी था वेपर प्रेशर, वो जो भी वैल्यू थी, सोल्यूट ऐड करने के बाद वो कम होती जाएगी। अब जिनको ये लॉजिक नहीं समझा कि कम क्यों हो रही है सर, आपको समझाता हूं। राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला था? ये बोला था P1 is P1 not x1। राउल्ट्स लॉ ने ये बोला था, एवरीवन अग्रीज? x1 कभी भी 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? मुझे बताना। जब दो चीजों का सम ही 1 है तो उसका एक इंडिविजुअल कंपोनेंट 1 से ज्यादा हो सकता है? पॉसिबल है? बताओ। जब x1 प्लस x2 वॉज इक्वल टू 1 तो x1 कभी भी 1 से ज्यादा हो सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो जब x1 1 था तो जो टोटल वेपर प्रेशर था वही इनिशियल प्योर कंपोनेंट का था। ठीक है, सपोज मैं मान लूं कि ये वाला 100 मिलीमीटर Hg था और x1 1 से कम रहेगा, कुछ भी वैल्यू 1 से कम, सपोज 0.9, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ओरिजिनल से तो कम ही मिलने वाला है ना बॉस? मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, क्योंकि x1 कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है वो उसके प्योर फॉर्म से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, वो हमेशा उससे कम ही मिलेगा। क्या ये मैथमेटिकली प्रूव किया हुआ समझ में आया आपको? ऑनेस्टली बता, सब लोग, सभी बच्चों को समझ में आया? यस, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। सो यहां पर P1 नॉट से शुरू करते हुए हम कम यानी कि नीचे की ओर जा रहे हैं, कम होता जा रहा है उस कंपोनेंट। ठीक है, सही बात है। सेम वे अगर मैं P2 नॉट को देखूं, सेम वे अगर मैं P2 नॉट को देखूं तो यहां पर सेकेंड कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन 0 था, ये यहां से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे पहुंच गया। यहाँ पे मैक्सिमम से कम होते होते यहाँ पहुंचा, यहाँ पे 0 से कम, सॉरी 0 पे पहुंचा, और यहाँ पर 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ पे पहुंचा? मैक्सिमम पे पहुंचा। क्या ये बात क्लियर है? फर्स्ट कंपोनेंट का मैक्स से 0 आया, सेकेंड कंपोनेंट का 0 से मैक्सिमम पॉसिबल गया। क्लियर?
अब इसमें बच्चों के दिमाग में एक बहुत जेन्युइन सवाल आता है, आपके दिमाग में भी आया होगा कि सर अगर ऐसा है कि एक मैक्स से जीरो जा रहा है, दूसरा जीरो से मैक्स जा रहा है, तो ये ऐसा क्यों नहीं है? ये आया आपके दिमाग में सवाल? नहीं आया तो आना चाहिए था। सवाल समझो मैंने क्या बोला। सर P2 यहां क्यों नहीं है, इधर ऊपर क्यों है? क्या ये सवाल आया आपके दिमाग में? नहीं आया तो आना चाहिए था। और अभी अभी मैंने सवाल तो बता दिया, इसका जवाब सोचो। क्वेश्चन समझा बच्चों? ये ऐसा रेक्टेंगल क्यों नहीं है? मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपसे, ये रेक्टेंगल क्यों नहीं है? P1 यहां से चालू हुआ 0, P2 यहां से 0 से चालू हुआ, ये मैक्स, P1 P2 सेम लेवल पे रखो ना। ये रेक्टेंगल क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों है? P2 ऊपर क्यों गया? सोचो। हिंट है, think of the components that we use. Okay. But at the end एक ही कंपोनेंट बचा है ना। एट द एंड सॉल्यूशन तो बचा ही नहीं, वापस एक ही कंपोनेंट बचा है। और आपने जो बोला वो तो उल्टा है, स्टार्ट में हमेशा वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन बनते बनते कम हो जाता है। तो P2 का ज्यादा क्यों, ये मेरा सवाल। P2 का वो ग्राफ हायर क्यों है? एक चीज आपने मिस कर दी बच्चों, मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, याद है? वाटर एंड अल्कोहल, है ना? पानी और अल्कोहल में से ज्यादा आसानी से वेपराइज कौन सा होता है बच्चों? दोनों क्या इक्वल रेट से वेपराइज होते हैं क्या? हाँ, अल्कोहल इज मोर वॉलेटाइल, है ना? दोनों वॉलेटाइल हैं, दोनों उड़ जाते हैं। पर अगर मैं टेबल पे पानी रखूं और अल्कोहल रखूं, कौन सा पहले उड़ जाएगा? अल्कोहल जल्दी उड़ जाएगा, करेक्ट, है ना? और बिकॉज वो ज्यादा वॉलेटाइल है तो वो वेपर ज्यादा जल्दी जल्दी बनाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है 78 है और वाटर का 100 है, तो वो ज्यादा वेपर बनाता है तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा नहीं होगा, लॉजिकल बात है। जब वो वेपर के मॉलिक्यूल ही ज्यादा बना रहा है और ज्यादा तेजी से बना रहा है, उसकी टेंडेंसी ज्यादा है वेपराइज होने की, तो ये डजंट इट लॉजिकली टेल यू दैट अगर मैं सिर्फ अल्कोहल को देखूं तो उसका वेपर प्रेशर तो थोड़ा ज्यादा होगा ना यार कंपेयर टू प्योर वाटर। तो प्योर वाटर और प्योर अल्कोहल में अल्कोहल का वेपर प्रेशर का लेवल थोड़ा ज्यादा मिलेगा आपको। सही बात है बच्चों, बात समझ में आई? तो अब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो नाउ इट विल मेक सेंस कि अगर आप फर्स्ट फेज को आप वाटर मान लो और सेकंड जो मतलब सॉल्वेंट को आप वाटर मान लो, इसको अल्कोहल मान लो। मैंने शुरुआत में प्योर वाटर लिया, अब मैं उसमें अल्कोहल डालते गया, इतना सारा अल्कोहल डाल दिया कि अब पानी बचा ही नहीं, सिर्फ अल्कोहल बचा। तो उसका वेपर प्रेशर एक्चुअली पानी से थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी टू वेपराइज एज अ लिक्विड, एज अ प्योर लिक्विड, उसकी टेंडेंसी टू वेपराइज थोड़ी ज्यादा है। पर जब मैं उन दोनों के मिक्सचर का वेपर प्रेशर देखता हूं तो वो कम होता है, तब लोअरिंग हो रही है। लेकिन मैं तो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, P2 नॉट किसका है? नॉट लिखा है ना, नॉट भूल गए, नॉट मतलब प्योर कंपोनेंट। तो एज अ प्योर कंपोनेंट P2 नॉट जो है वो थोड़ा हायर लिखा है बिकॉज वो ज्यादा वॉलेटाइल चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई अभी? हाँ, अब इसमें इतना घुसने की एक्चुअली जरूरत नहीं थी, बट घुसते तो अच्छा लगता है, समझ में आता है, थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है कि अच्छा मतलब कि जो टेंडेंसी टू वेपराइज है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। तो अगर दोनों लिक्विड्स इक्वली वेपराइजिंग होते तो क्या ये ग्राफ ऑलमोस्ट पैरेलल हो सकता था? हाँ, जैसे एसीटोन और अल्कोहल रखता, दोनों जल्दी वेपराइज होते हैं,
तो यस ऑलमोस्ट पैरेलल हो सकता है ना बच्चों। अब आपको आई थिंक ग्राफ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, राइट। ये लोग ने 1 2 3 क्यों मार्क किया? हाँ जी, तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये जो बार या ये जो ग्राफ, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यूज, मतलब ये दो अलग वॉलेटिलिटी वाले लिक्विड्स हैं, ठीक है सारा कुछ स्ट्रेट लाइन, पर स्ट्रेट लाइन नॉट एट द सेम लेवल। अगर दोनों इक्वली वॉलेटाइल होते तो ये स्ट्रेट लाइन भी पैरेलल ऐसे होती और ये सेम लेवल की होती। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ग्राफ आपको समझ में आ गया। आइडियल सॉल्यूशन क्या है वो समझ में आ गया। अब ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे नॉन आइडियल पे, जैसे हमने वहां पे किया था आइडियल गैस और रियल गैस, तो वैसे यहाँ पर आइडियल और रियल नहीं बोलते हम लोग, आइडियल है नॉन आइडियल। तो लॉजिकल बात है भाई, आइडियल और नॉन आइडियल में से नॉन आइडियल क्या होगा? द वंस दैट डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। जो ओबे करे वो आइडियल, जो ना करे वो नॉन आइडियल। वेपर प्रेशर ऑफ दीज सॉल्यूशंस कैन बी हायर और लोअर देन दोज ऑफ द प्योर कंपाउंड्स। अच्छा, हम जो पढ़ते हैं वो कैसे रहेंगे? मेजॉरिटी वो नॉन आइडियल, एंड दे विल शो डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। दो टाइप के डिविएशन दिखेंगे, एक पॉजिटिव और एक कॉमन सेंस, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी कि जो उनका एक्सपेक्टेड पाथ था, जो राउल्स लॉ को फॉलो करने का एक्सपेक्टेड ग्राफ था, वो एक्चुअली एक्सपेक्टेड ग्राफ से थोड़ा ऊपर या नीचे उनका फ्लक्चुएशन हमको दिखेगा। क्या ये बात सब लोगों के भेजे में गई? पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, आप देख सकते हो, पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, उसके अभी हम लोग ग्राफ्स अभी करेंगे। तो फंडा बेसिकली हमारा क्लियर हो गया कि पहले तो ये था कि राउल्स लॉ क्या है। तो राउल्स लॉ क्या बताता था भाई? वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन कंपोनेंट बताता था। कैसे बताता था? प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन से बताता था। ठीक है। सेकेंडली, जो राउल्स लॉ को ओबे करे वो आइडियल। उसका एग्जांपल क्या था याद करो? बेंजीन प्लस टोलुइन। तीसरा, जो राउल्स लॉ को ओबे ना करे वो नॉन आइडियल। तो जो ना ओबे करे, जो ओबे नहीं कर रहा है वो नॉन आइडियल है, वो तो ठीक है। तो राउल्स लॉ के ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, दोनों पॉसिबल है। पॉजिटिव डिविएशन भी दिखा सकता है, मतलब जो राउल्स लॉ से एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उससे ज्यादा भी दिखा सकता है, या जो राउल्स लॉ से एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उससे कम, यानी कि नेगेटिव डिविएशन भी वो दिखा सकता है। ये समरी सबको समझ में आ गई राउल्स लॉ की? यस। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि वेपर प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन आपको किस तरह का पूछा जाए। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, देखो। और ये क्वेश्चन आपके एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में भी है, सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। सिंपल क्वेश्चन, देखो क्या बोलता है। वेपर प्रेशर ऑफ दो लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700। ए का कितना है? 450 है, बी का कितना है? 700। ठीक है, फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये उनका सवाल है। पहले जरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? दो लिक्विड है ए एंड बी, दोनों का एक सॉल्यूशन बनाया। क्लियर? ओरिजिनल वेपर प्रेशर जो है दोनों लिक्विड के वो 450 और 700 है। जब मैंने ओरिजिनल वर्ड यूज कर लिया, प्योर वर्ड यूज कर लिया, तो तुरंत आप क्या सोचेंगे? बताओ, क्या लगाने का सोचेंगे? आप नॉट लगाने का सोचेंगे। करेक्ट है बच्चों? यस और नो? तो जब हम लोग प्योर ये शब्द देखते हैं, आप कीवर्ड्स को पकड़ना सीखो, कीवर्ड्स, नहीं तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, है ना? कीवर्ड्स पकड़ोगे तो रटना नहीं पड़ता। कीवर्ड्स क्या है इसमें? प्योर।
प्योर देखते ही आप क्या समझ गए, नॉट लगाना। तो ए और बी समझो, मैं उसको 1 और 2 बोल दूं, क्या बोल दूं मैं, 1 और 2, ठीक है। तो ए और बी का कॉम्पोजिशन क्या है, x1 और x2 है, बरोबर। P1 नॉट आपको कितना दिया बच्चों, 450। P2 नॉट कितना दिया, 700। कैसे पता, प्योर वर्ड से पता चला, ए का P1, बी का P2। यहां तक क्लियर। total pressure they have clearly given to you as 600 mmHg. Total vapor pressure they have given you as 600 millimeter Hg. अब सवाल मेरा आपसे ये है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शुरुआत में उन्होंने मिक्स क्या किया, लिक्विड्स, और वो आपको वैल्यू किसकी दे रहे, वेपर की। आप समझ रहे हो बात को, क्या कह रहे हो। वो बोल रहे हमने दो लिक्विड फेज को लिया, लिक्विड फेज मिक्स किया, पर वैल्यू हम आपको दे रहे वेपर प्रेशर की। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं और ये अज्यूम करूं, आप बताना सही है गलत, क्या ये अज्यूम करूं मैं बच्चों कि मैंने दो लिक्विड लिए, मिक्स किए, और वो दोनों का जो मिक्सचर है वो वेपराइज होना शुरू हुआ, जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तब ये 600 mm होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, कि बाउंसर गया बच्चों, ध्यान से सुनना, फिर से सुनना मैं क्या बोला। मैंने लिक्विड ए लिक्विड बी दोनों लिया, तो दोनों लिक्विड फेज में है ऑब्वियसली, मिक्सचर भी लिक्विड फेज में है, कॉमन सेंस। वो मिक्सचर वेपराइज होना शुरू हुआ, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, ठीक है, उस टाइम पे वैल्यू कितनी थी, 600 मिलीमीटर। ये एक्चुअली वो बता रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये लिक्विड फेज में थी कि वेपर फेज में थी, क्या लगता है बच्चों। मेरा सवाल समझ में आया आपको, मैंने क्या पूछा। ये जो 600 mmHg की आपको टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू दी है, ये लिक्विड फेज के लिए थी कि वेपर फेज के लिए थी, एग्जैक्टली ये वैल्यू तो इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होती है, वेरी गुड। ये वैल्यू डिफाइन ही इक्विलिब्रियम पे होती है, वेपर प्रेशर की वैल्यू, है ना। हम जब डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं भाई दिस इज एट इक्विलिब्रियम। तो उनका सवाल क्या है, अब आप सवाल को समझो। फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर। वो बोल रहे हैं भाई लिक्विड और वेपर दोनों की अलग अलग कॉम्पोजिशन बतानी है तुमने। इक्विलिब्रियम है, ठीक है, मतलब कुछ पार्ट लिक्विड है कुछ पार्ट वेपर, ये तो ठीक है। लिक्विड फेज में अंदर क्या कॉम्पोजिशन है, कितना ए कितना बी, और वेपर फेज में ऊपर कितना ए कितना बी है। ये बात आप लोगों को समझ में, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर यही मैं अपने डायग्राम से बताऊं, जो मैंने आपको डायग्राम बना के सिखाया समझाया, तो ये वो बोल रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ये जो तुमको लिक्विड फेज दिया है ना, इसमें ग्रीन वाला लिक्विड कितना, येलो वाला कितना, ये बताओ। और ये जो ऊपर वेपर फेज दिया है ना, इसमें रेड वाले गोले कितने और ब्लू वाले गोले कितने, ये बताओ। वो ये कॉम्पोजिशन पूछ रहा है तुमसे। क्या ये तुमको क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। वो बोल रहा है कि तुम दो पार्ट्स का इक्विलिब्रियम है वो तो ठीक है, बट उस पार्ट के अंदर ए और बी का तुम कॉम्पोजिशन ढूंढ के बताओ, ये वो बोल रहा है बॉस। तो ये सवाल बड़ा प्यारा है, ये समझो। बहुत बच्चों को यही नहीं समझता कि सवाल में वो कर क्या है, समझे। तो यहां पे मुझे दो तरीके से ढूंढना है, कॉम्पोजिशन इन लिक्विड यानी कि कॉम्पोजिशन इन सॉल्यूशन एंड कॉम्पोजिशन इन वेपर। ये दो अलग अलग मेथड होगा। अब समझा, अब समझेगा, ठीक बात। तो अब देखो, अब क्लैरिटी आएगी कि भाई कॉम्पोजिशन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब ये बोले तो लिक्विड फेज, है ना। और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, चेक कॉम्पोजिशन इन वेपर। काफी क्लियर बच्चों, वेरी गुड, बढ़िया। अब वो कॉम्पोजिशन इन लिक्विड को उसने कैसे निकाला, तो ये तो बड़ा आसान था। डाल्टन्स लॉ लगाओ, टोटल प्रेशर इज इंडिविजुअल प्रेशर का सम, P1 प्लस P2। टोटल प्रेशर P इज P1 प्लस P2।
अभी P1 और P2 की वैल्यू निकालो, P1 और P2 की वैल्यू, तो P1 P2 की वैल्यू आपको पता ही है। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, समझना क्या बोल रहा हूँ। उसने क्या बोला देखो, P इज P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। ये कहां से आया सोचो, पहली लाइन ये वाला, ये कहां से आया जरा सोचो, इसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाओ, डिस्कस करते हैं। सब लोग को दिखा ही अपने को कहां से मिला बच्चों? नहीं दिखा तो समझाता हूं, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, P मतलब P टोटल ना, P मतलब P टोटल, यस और नो? इज P1 प्लस P2, यस और नो बच्चों? बोलो फटाफट हाँ कि ना। राउल्स लॉ ने क्या बोला मेरे को, P1 का मतलब P1 नॉट X1, P2 का मतलब P2 नॉट X2। यहां तक ठीक है, क्लियर है? राउल्स लॉ ने ये बोला था। X1 की जगह 1 माइनस X2 डालो जरा, ये देखो, X1 की जगह 1 माइनस X2 डाला, फिर ब्रैकेट को ओपन किया, तो क्या ये वैल्यू मिल रही है देखो, P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2 प्लस P1। अब यही चीज वहां पर आपको क्वेश्चन में लिखी हुई डायरेक्टली एज इट इज मिली। क्या ये सबको समझा? हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया और ब्रैकेट ओपन किया। जिसको नहीं समझा प्लीज बताओ, मैं फिर से शुरू से एक्सप्लेन करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जब तक ना समझे तब तक आगे नहीं बढ़े, सबको समझना चाहिए। सभी बच्चों को क्लियर है? प्लीज टेल मी यस और नो। बढ़िया, ठीक है ना? तो यही चीज उन्होंने वहां पे दी है, तो अपने को देख के कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने को डायरेक्ट उन्होंने सीधा ऐसे लिख दिया, बट हम लोग पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। P इज P1 प्लस P2, P2 की जगह P2 नॉट X2, X2 की जगह 1 माइनस X1, फिर ब्रैकेट ओपन एंड देन द होल थिंग। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? तो इस फॉर्मूला में अब मेरे पास वैल्यूज है। मेरे पास टोटल प्रेशर 600, यस आई नो। ये 700, ये 450, यस आई नो। ये 450, यस। तो 250 X2 प्लस 450, ये मेरे को इक्वेशन मिला। 600 इज इक्वल टू 250 X2 प्लस 450, ये मेरे को एक इक्वेशन मिल गया, है ना? तो X2 की वैल्यू क्या निकली बताओ? आप सिर्फ सॉल्व करोगे, आपको X2 की वैल्यू क्या मिली? 0.6। X2 0.6 है, तो X1 बाय डिफॉल्ट क्या बन गया बताओ? 0.4। बोलो क्यों? बिकॉज X1 प्लस X2 इज इक्वल टू, करेक्ट? बोलो हाँ के। ये तो बहुत आसान हो गया। X2 की वैल्यू 0.6 मिली, X1 की वैल्यू 0.4 मिली, ठीक है भाई। अब वेपर फेज में क्या है? वेपर फेज में तो X1 X2 सॉल्यूशन में था, ठीक है? वेपर फेज में Y1 Y2 मान लेते हैं, वेपर फेज में Y1 Y2 मान लेते हैं। और यहां पर एक नया फॉर्मूला निकल के आता है, जो अभी तक आपने नहीं किया होगा या नहीं देखा होगा पहले। वो बोलता है Y1 इज P1 अपॉन P। बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? हमने जो राउल्स लॉ अप्लाई किया वो हमने सॉल्यूशन के लिए अप्लाई किया, समझ लो बच्चों। हमने जो राउल्स लॉ अप्लाई किया किसके लिए अप्लाई किया? सॉल्यूशन के लिए, यानी कि लिक्विड फेज के लिए अप्लाई किया था, यस और नो? उस लिक्विड में उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन होने वाला है टुवर्ड्स द वेपर प्रेशर, ये वो बता रहा था, ऐसा वो राउल्स लॉ बता रहा था। बट यहां पर उसने पूछा कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज, तो यहां पर एक जो फॉर्मूला है आपका, वो ये बोलता है, वो बोलता है कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज इज वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन द टोटल वेपर प्रेशर। यानी कि इसको मैं बोलता हूं रिलेटिव वेपर प्रेशर। क्या बोलता हूं मैं? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब कि भाई टोटल के रिलेशन में ये इतना था। जैसे मोल फ्रैक्शन था ना, N1 अपॉन टोटल, यस, N2 अपॉन टोटल, वैसे यहां पर भी वैसे ही लिखना है, P1 अपॉन टोटल, P2 अपॉन टोटल, ऐसे लिखना है। क्या ये बात समझ में आई आपको? है ना? अभी हमारे पास X1 X2 की वैल्यू तो है ही, P1 नॉट, P1 क्या है राउल्स लॉ ने बताया ना, P1 क्या है? P1 नॉट है। टोटल फाइनल वैल्यू भी हम लोग को मालूम है,
तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y2 आ जाएगा y1 हो जाएगा 0.3 और y2 हो जाएगा 0.7। ये पूरा सबका फंडामेंटल आंसर क्या निकल के आया हमारा कि लिक्विड में इनका कॉम्पोजिशन 0.6 और 0.4 था, पर वहीं पर वेपर में सेम दो कंपोनेंट है बट उनका कॉम्पोजिशन 0.3 और 0.7 हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई? ये उल्टा है, x2 was 0.6, x1 was 0.4। ये ऐसा फंडा है। तो आपको ये समझ में आया कि भाई लिक्विड में मिलाते वक्त अलग कॉम्पोजिशन हो सकती है, बट जब वेपराइज होंगे तो अलग कॉम्पोजिशन हो सकती है। उसका कारण मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों लिक्विड्स सेम रेट पे वेपराइज होंगे या दोनों इक्वली वॉलेटाइल होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए लिक्विड फेज में अलग कॉम्पोजिशन हो सकती है, वेपर फेज में अलग कॉम्पोजिशन। क्या ये बात आप लोगों के समझ में है ना? है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है ना ये कि जब मैं दो लिक्विड्स को मिलाता हूं तो अगर मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखूं कि भाई मेरे पास ये सैनिटाइजर पड़ा हुआ है और ये मेरे पास पानी पड़ा हुआ है, मैं दोनों को मिलाकर देखूं और फिर मैं देखूं कि अच्छा सैनिटाइजर हाथ पे लगाने पे 2 सेकंड में उड़ रहा था लेकिन पानी में मिलाने के बाद 5 सेकंड में उड़ रहा है, तो उसकी वॉलेटिलिटी चेंज हो गई, अब वो कम वॉलेटाइल हो गया, यानी कि उसका वेपर प्रेशर भी बदल गया। ये ऐसे इंटरेस्टिंग होता है ना जब हम लोग मिक्सचर्स बनाते। अब जब आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो पहले आप ऐसे ही कर देते थे, हाँ ठीक है टीचर ने बोला ये लो और दो चीज़ों को मिक्स करो और कलर चेंज देखो। अब आप सोचोगे अच्छा मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा हूँ, ये हाईली विस्कस है, ये ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। अगर मैं इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इथाइल अल्कोहल डाल रहा हूँ जो कि बहुत ही हाईली वॉलेटाइल है, तो इसके मिक्सचर के अंदर क्या हो रहा होगा? नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोस लाइन्स, राइट? दैट इज द ट्रू एसेंस ऑफ व्हाट वी आर लर्निंग। यस बच्चों, है ना? तो आपको ये जो राउल्ट्स लॉ आज मैंने पढ़ाया बहुत बेसिक चीज थी, और इसके हम लोग ने थोड़े और ये भी देखे कि एप्लीकेशन कैसे है, कहाँ कहाँ पर मिक्सचर्स और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर इसको एंड करते हैं। हमारा मेजर जो ये राउल्ट्स लॉ वाला एक बड़ा चंक था ये आज कंप्लीट हो गया। एक हमने न्यूमेरिकल भी देख लिया उस पर। ऑब्वियसली जब हम लोग अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करेंगे तो और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं। ठीक है।